हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित साहू फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या बोल सकते हो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का भाग 2। भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्या हमने पढ़ा था। इतना क्लियर है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा चुंबकीय फ्लक्स को। किसको समझना पड़ेगा? चुंबकीय फ्लक्स को। सबसे पहले जान लेते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र में अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। अब चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र देख लेते हैं क्या होता है। मान लो एक तल है, इस तल का जो हमेशा क्षेत्रफल सदिश है वो हमेशा क्या होता है? विलंबवत होता है। क्षेत्रफल कैसा होता है? विलंबवत होता है। इससे बी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रही है? गुजर रही है। गुजर रही है। इन दोनों के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो बी और ए के दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर होगा। और आपको पता है अदिश गुणनफल में क्या लगता है? कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। इतना क्लियर है? क्योंकि बी का यहाँ पे कौन सा घटक काम करेगा? बी कॉस थीटा घटक क्या करता है? काम करता है। मतलब हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र का जो घटक है वो कौन सा घटक काम करेगा? जो सदिश एरिया सदिश के क्या होगा? एलॉन्ग होगा। एलॉन्ग मतलब उसी की दिशा में होगा। तो एरिया सदिश की दिशा में जो घटक है उसी घटक को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा। तो ये कुल मिला के देखा जाए तो ये दो सदिशों का कौन सा गुणनफल है? अदिश गुणनफल है। समझ में आ गया? इसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स जो होती है वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। कौन सी राशि? अदिश राशि होती है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि होती है? तो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनने वाला है वो कौन सा? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? वेबर। क्या होती है? वेबर क्या होती है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। और इसी को बोल सकते हैं क्या? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है? टेस्ला। तो टेस्ला मीटर का वर्ग। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? मीटर का वर्ग होती है। तो इसकी इकाई क्या होगी? टेस्ला मीटर का वर्ग, या क्या हो सकती है? वेबर हो सकती है। इतना क्लियर हो गया? तो वेबर इसकी क्या होती है? एसआई इकाई होती है। तो यहाँ से तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई इकाई क्या होती है? किसकी? चुंबकीय फ्लक्स की। तो क्या होती है? वेबर होती है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन सा? कुल गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। दूसरा, ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और तीसरा, इसकी इकाई क्या होती है? एसआई इकाई क्या होती है? वेबर होती है। चलिए अब देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रयोग। फैराडे ने क्या प्रयोग किया? इससे समझ में आएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो फैराडे ने 3 तरीके का प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? तो देखिए, सबसे पहले एक चुंबक लिया और उसके बाजू में कॉइल लगा दिया। कॉइल मतलब कुंडली, और इसमें क्या लगा दिया? एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है कि धारा है कि नहीं उस सर्किट में, जिसकी उपस्थिति का पता कौन लगाता है? गैल्वेनोमीटर लगाता है। ठीक है, इसने 3 तरीके का प्रयोग किया। पहले तीनों का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऐसा, और तीसरा उसने सेम डायग्राम फिर से बना लेते हैं। अपन 3 प्रयोग किया था उसने अलग अलग, जिसके बारे में अपने को समझना है। तब समझ में आएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इस तरीके से तो सबसे पहले देखिए, पहले में क्या किया उसने? चुंबक को स्थिर रखा। स्थिर मतलब चुंबक में कोई गति प्रोवाइड नहीं किया। तो चुंबक में गति नहीं होगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब चुंबक और कुंडली के मध्य कोई गति नहीं होती तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। मतलब ये गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप अपने को दिखाई नहीं देता है। समझ में आ गया? तो चुंबक में कोई गति नहीं हुई तो यहाँ पे कोई भी विक्षेप दिखाई नहीं दिया। ये पहला प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग उसने क्या किया? चुंबक को इस कुंडली के पास लेके गया।
तो जब चुंबक को कुंडली के पास लेके गया तो उसने देखा कि यहाँ पे क्या हो रही है, धारा प्रवाहित होने लग रही है। किस पे? इस गैल्वेनोमीटर से। मतलब गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो पहले ऐसा था, तो ये क्या हो गया, विक्षेप दिखाई देने लगा यहाँ पे। तो विक्षेप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गई है, धारा आ गई। समझ में आ गया? कब? जब चुंबक को पास ले गए। तीसरे स्टेप ने इसने क्या किया, चुंबक को दूर लेके गया। तो चुंबक को जब दूर लेके गया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, फिर से इसमें जस्ट इसके अपोजिट दिशा में क्या होने लगी, विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगी। पहले इस तरीके से हो रही थी, अब इसमें क्या हो रही है, इस तरीके से धारा क्या हो रही है, प्रवाहित। फिर से विक्षेप दिखाई देगा, लेकिन इस बार का जो विक्षेप है वो उल्टी दिशा में दिखाई दिया। मतलब उसने 3 प्रयोग किया। पहले प्रयोग में क्या किया, चुंबक में कोई गति नहीं कराया। तो चुंबक में जब कोई गति नहीं कराया तो कोई भी धारा नहीं हुई यहाँ पे। दूसरा, जब चुंबक को पास लेके गया तो इसमें से धारा क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। जब चुंबक को दूर लेके गया तो भी धारा प्रवाहित होने लगी, लेकिन इसके कंपेयर में क्या होने लगी, विपरीत दिशा में धारा क्या होने लगी, प्रवाहित होने लगी। तो अब इससे क्या समझ में आता है, जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो इसके चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण फैराडे का नियम बोलता है E प्रोपोर्शनल टू d∅/dt। मतलब चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होता है तो क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। तो इस चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और उसी विद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पे धारा बहने लगती है, जिस धारा को बोलते हैं प्रेरित धारा। समझ में आ गया? तो उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पे प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है। और यही जो घटना होती है वो क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। समझ में आ गया इतना? अभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण को मैं फिर से पढ़ाऊंगा कि कैसे अपने को एक्सप्लेन करना है। क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण? तो जब चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है, तो उस स्थिति में चुंबकीय फ्लक्स में क्या होती है, परिवर्तन होती है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल यहाँ पे क्या होता है, उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत वाहक बल को बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। और उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण यहाँ पे धारा क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है, जिसको बोलते हैं प्रेरित धारा। और ये जो पूरी घटना है वही कहलाता है क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। समझ में आ गया इतना? तो ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। इतना क्लियर हुआ? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को देखते हैं। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या बोलता है, जब किसी कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस परिपथ में एक विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये मैंने बताया आपको कि फ्लक्स में परिवर्तन करोगे तभी क्या होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। इतना क्लियर है? उसका अस्तित्व उस समय तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मतलब कब तक अस्तित्व रहेगा उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का, जब तक कि आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करोगे। तो जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित होगा। और जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आप रोक दोगे तो वहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसको याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन किया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया? दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा E, वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, परिवर्तन मतलब -d∅ क्या लिखते हैं, इसको d∅ क्या लिखते हैं, dt लिखते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर हमेशा क्या होगी, विद्युत वाहक बल के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होगा किसके, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। तो आप इसको याद करेंगे यहाँ पे, है ना, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगी वो फ्लक्स से परिवर्तन के दर के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्या संबंध है फैराडे के नियम के अनुसार। तो संबंध क्या है, विद्युत वाहक बल जो होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है? अब आगे देखिए, प्रोपोर्शनल टू हटा देते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट लगता है माइनस के इसलिए लगता है क्योंकि लेंज के नियम के कारण यहाँ पे क्या लगता है, माइनस लगता है। समझ में आ गया? के का मान ऐसा यूनिट के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे E का मान आ जाएगा -d∅/dt। क्या आ जाएगा, -d∅/dt। इसी को आप लोग लिखते हैं ना, लिमिट del t टेंस टू 0 del phi/ क्या लिखते हैं, del t लिखते हैं। और चाहेंगे अपन इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं, E = -del phi/del t। और del phi मतलब होता है phi2 - phi1, और del t क्या होता है, समय में परिवर्तन, t2 - t1। मतलब t1 समय में फ्लक्स कितना था, phi1, t2 समय में कितना हो गया, phi2। तो कितना परिवर्तन आया, phi2 - phi1/t2 - t1।
तो ये इसका फार्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, अगर कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, n है, कुंडली में अगर फेरों की संख्या क्या है, n है, तो फेरों की संख्या अगर n होगी तो यहाँ पे क्या अंतर आएगा भाई, तो यहाँ पे E जो इज इक्वल हो जाएगा -n d∅/dt हो जाएगा। याद रखिएगा n का गुणा कर देना, यहाँ भी n का गुणा कर देना और यहाँ भी क्या करना है, n का गुणा कर देना है। समझ में आ गया। तो एक फ्लक्स के लिए विद्युत वाहक बल जो होता है वो ∅2 - ∅1 T2 - T1 होता है। n फ्लक्स के लिए कितना होगा, तो वहाँ पे n का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से देख सकते हो ये हो गया E इज इक्वल टू -d∅/dt, तो n फ्लक्स में चेंज आएगा तो यहाँ पे n का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इतना समझ में आ गया। तो ये कहलाता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, मतलब चुंबकीय फ्लक्स में जब तक परिवर्तन होगा तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, उत्पन्न होगा। दूसरा क्या बताया, विद्युत वाहक बल जो होती है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये दोनों पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको दिमाग में रखेंगे। लेंज का नियम देखते हैं। लेंज का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम क्या बोलता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। तो धारा का दिशा निकालने के लिए अपने को क्या याद रखना पड़ेगा कि वह कुंडली उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न हो, जिससे वो उत्पन्न होगी उसी का वो क्या करेगी, विरोध करेगी। अब कैसे विरोध करेगी वो अपने को समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक धारा की दिशा इस प्रकार होती है। तो मतलब इससे क्या समझ में आ गया कि अगर धारा की दिशा निकालनी है तो कौन से नियम का प्रतिपादन करना पड़ेगा, लेंज के नियम को अपने को उपयोग करना पड़ेगा। तो पूछ सकता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में धारा की दिशा निकालने के लिए, प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है, तो कौन से नियम का उपयोग किया जाता है, लेंज के नियम का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। इतना क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए वह उस कारण का विरोध करती जिस कारण से वह उत्पन्न हुई। तो देखिए इसके सेल डायग्राम देखिए, मान लो ये चुंबक है, यहाँ पे एक कुंडली है इस तरीके से, है ना। दूसरे केस में भी एक चुंबक लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, एक कुंडली बना दिया। तो सबसे पहले देखिए इस चुंबक को इस कुंडली के क्या कर रहा हूँ, पास लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और दूसरे कंडीशन में इसको दूर लेके जा रहा हूँ। तो जब इसको पास लेके जाऊँगा ये इसका विरोध कैसे करेगी, इसको प्रतिकर्षित करके। जब इसको मैं दूर लेके जा रहा हूँ तो ये इसका विरोध कैसे करेगी, इसको आकर्षित करके। समझ में आ गया। तो जब ये पास जाना चाहेगा तो ये क्या करेगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो कैसे प्रतिकर्षित करेगा, तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी क्या बना दो, n बना दो। तो जब n बना दो कि तो धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी हो जाएगी, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। समझ में आ गया। तो इसमें धारा की दिशा कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और यहाँ पे कौन सा पोल ध्रुव जनरेट हो जाएगा, n पोल, n ध्रुव जनरेट हो जाएगा। तो इससे समझ में आ गया कि कौन सी दिशा होगी, एंटी क्लॉकवाइज दिशा होगी। समझ में आ गया। दूसरा, जब ये n पोल को इससे दूर ले जाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको बोलेगा पास आ, विरोध करना है। तो विरोध करने का तरीका क्या है, जब ये पास जाना चाहेगा तो उसको क्या करेगा, वो विरोध करेगा प्रतिकर्षित करके। जब ये दूर जाना चाहेगा तो उसको पास बुलाएगा, कैसे, आकर्षित करके। तो n को आकर्षित कैसे करेगा, अपने में s पोल क्रिएट करके। तो जब यहाँ पे s पोल लिखेंगे तो धारा की दिशा कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा में। समझ में आ गया। तो धारा की दिशा जब अपने को निकालना है तो उसके लिए क्या समझना पड़ेगा, लेंज के नियम को समझना पड़ेगा। तो जब ये पास जाएगा तो इसका विरोध करेगी, n को पास ले जाएंगे तो n बन जाएगा ये विरोध करने के लिए। जब n को दूर ले जाएंगे तो ये पास बुलाएगा। तो पास बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको आकर्षण करना पड़ेगा। तो n को आकर्षित कौन करेगा, s करेगा। तो यहाँ पे s लिख देना। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, धारा की दिशा निकाल सकते हैं। तो लेंज का नियम क्या होता है, धारा की दिशा इस प्रकार होती है, वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह उत्पन्न हुई है। समझ में आके देख लीजिए, इसी के कारण उत्पन्न हो रहा है और इसी का ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये कहलाता है लेंज का नियम। चलिए अब देखते हैं मोटर। कौन सा मोटर, डीसी मोटर के बारे में बात कर। डीसी मोटर क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले मोटर का कंसेप्ट समझते हैं। मोटर में क्या लगी हुई, बैटरी लगी हुई है। मोटर में बैटरी के कारण क्या प्रवाहित करते हैं अपन, धारा प्रवाहित करते हैं। इस तरीके से इसमें धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी। और धारा प्रवाहित होगी तो ये क्या लगेगा, घूमने लगेगा। कैसे घूमेगा बताऊँगा मैं। तो ये क्या लगेगा, घूमने लगेगा। घूमने लगेगा इसका मतलब क्या लग रहा है, यहाँ पे बल लग रहा है। तो मतलब मोटर एक ऐसी युक्ति होती है, सबसे पहला काम इसमें क्या होता है, देखिए मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बनेगा कि ऐसी कौन सी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन सी युक्ति है, मोटर। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है
मोटर में होता है, क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। समझ में आ गया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है। मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। इतना क्लियर हो गया। दूसरा चीज़, अब देखिए यहाँ पे इसका एक कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें एन और एस क्या है, दो ध्रुव है, ऐसा अलग अलग नहीं किया ना चुंबक को। एन ध्रुव को यहाँ सामने रखे, पीछे एस है, यहाँ एस को सामने रखे, पीछे क्या है, एन है। तो यहाँ पे एन काम कर रहा है, यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एस काम कर रहा है। तो हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है, एन से एस की तरफ होती है। ठीक है, कहाँ, चुंबक के बाहर। चुंबक के बाहर क्या होगी, एन से एस की तरफ होगी। ठीक है, चुंबक के अंदर कैसी होती है, एस से एन की तरह होती है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे कौन सा है, ये एन है, ये एस है, बाहर है, तो यहाँ एन से कहाँ होगी, एस की तरफ होगी। तो ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, पहला हो गया चुंबक के बारे में। दूसरा, ए बी सी डी एक क्या है, आयताकार क्या है, कुंडली है, जिसको बोलते हैं आर्मेचर। समझ में आ गया। कुंडली मतलब एक कुंडली बनी हुई है, जो कुंडली है क्या, आर्मेचर के नाम से इसको जाना जाता है जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये ए बी सी डी एक क्या है, कुंडली, इसमें धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, और यही क्या करती है, रोटेट करती है। ये इसका अक्ष बना देते हैं अपन, है ना। अब आगे देखिए R1 और R2 क्या है। R1 और R2 बोलते हैं विभक्त वलय दिक् परिवर्तक, हिंदी में नाम है, भयंकर नाम है ना। तो इसको अपन अगर इंग्लिश में देखें तो क्या बोलते हैं, इसको स्प्लिट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग, आधा। ठीक है, ये इस तरीके से क्या है, दो स्प्लिट रिंग है अलग अलग, R1 एंड R2। अब ये किसका बना होता है, तो ये धातु का बना होता है, इसको याद रखिएगा। मेटल का ये क्या होता है, बना होता है धातु का। इतना क्लियर हो गया। R1 एंड R2 क्या है, स्प्लिट रिंग है। अब आगे देखिए B1 और B2 क्या है, ब्रूस होता है। B1 और B2 क्या है, ब्रूस है। ये किसका बना होता है, तो ये किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। किसका, कार्बन का। याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ब्रूस जो है किसका बना हो सकता है, तो किसका बना होता है, कार्बन का। ये क्या होता है, बना होता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित करते, धारा इस तरीके से जाएगी। ध्यान से देखिए, धारा की दिशा कैसी है, यहाँ ऊपर की तरफ है, और यहाँ धारा की दिशा क्या है, नीचे की तरफ है। और इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, एन और एस के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तो इस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। क्या लगेगा, बल युग्म लगेगा। एक बल यहाँ लगेगा, एक बल कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। तो बल निकालने के लिए मैंने आपको पढ़ाया है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये कौन से नियम से इस पे बल लगता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे कौन सा नियम लगता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित। ब्रूस किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। इसमें कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, स्प्लिट रिंग लगता है, इसको बोलते हैं विभक्त वलय दिक् परिवर्तक बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। तो देखिए, पहली उंगली किसको शो करती है, चुंबकीय क्षेत्र को। धारा कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ। तो बल कहाँ लगेगा भाई, देखिए आपकी तरफ लगेगा बल, लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड आपकी तरफ लगेगा। तो यहाँ पे जो बल लगेगा वो आपकी तरफ लगेगा, आउटवर्ड। ठीक है, बल की दिशा। अब देखिए, अब इसमें बात करते हैं। अब इसमें चुंबकीय क्षेत्र इधर है, N to S, और धारा कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो बल कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। तो इसमें जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा। समझ में आ गया। तो एक बिंदु पे बाहर की तरफ लग रहा है, एक बिंदु पे अंदर की तरफ लग रहा है, एक छोर पे। तो ये ऐसा क्या होगा, घूमने लगेगा। ऐसा क्या होगा, घूमने लगेगा इस तरीके से। और ये कंटिन्यूसली क्या कर देगा, घूमते रहेगा। क्योंकि ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो ये अंदर की तरफ बल लगाएगा, ये बाहर की तरफ लगाएगा, फिर घूमेगा। तो ये कंटिन्यूसली जब चलेगा तो इस तरीके से क्या दिखाई देगा, अपने को रोटेशन दिखाई देगा। समझ में आ गया। तो ये होता है क्या, मोटर। तो मोटर एक ऐसी युक्ति होती है जो क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और ये कौन से नियम पर आधारित है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित। इसके कौन कौन से भाग हैं, तो चुंबक हो गया, आर्मेचर हो गया, R1 R2 क्या हो गया, स्प्लिट रिंग हो गया, और लास्ट में क्या है, ब्रूस है। तो इसके 4 भाग होते हैं। तो ये अपने को दिमाग में बैठा के रखना है। समझ में आ गया। तो ये था मोटर का कॉन्सेप्ट। चलिए अब देखते हैं जनरेटर के बारे में। ठीक है, जनरेटर क्या होता है, सबसे पहले इसका सिद्धांत जान लेते हैं। जनरेटर का सिद्धांत क्या है, तो जनरेटर कौन से सिद्धांत पे काम करता है, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। कौन से सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करती है, काम करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर क्या करती है, काम करती है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है, यह कौन से सिद्धांत पर काम करता है। तो जनरेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो कौन से सिद्धांत पर काम करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक है। दूसरा, जनरेटर में होता क्या है, तो जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में बल लगता है पहले से ही, टरबाइन से कनेक्ट रहता है जनरेटर। तो टरबाइन से कनेक्ट होगा तो इससे बल लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र है। तो बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होता है, क्या क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा प्रवाहित होने लगती है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करती है, यांत्रिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करेगी, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, परिवर्तित करती है। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ से। कौन सा क्वेश्चन कि जनरेटर कौन सी युक्ति, या बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। जनरेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। अब देखिए इसके कौन कौन से भाग है। पहला NS चुंबक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के, तो N से S की तरफ क्या होगा? इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो N से S की तरफ क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो N से S की तरफ दिशा कैसी है? चुंबकीय क्षेत्र की इस तरीके से है। इधर ABCD क्या है? आर्मेचर है, कुंडली है, ठीक है। R1 और R2 क्या है? सर्पी वलय है, जिसको बोलते हैं स्लिप रिंग। क्या बोलते हैं? स्लिप रिंग। सर्पी वलय मतलब गोल, ये पूरी तरीके से था। उसमें क्या था? दिक् वलय था, विभक्त वलय, दिक् परिवर्तक था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? सर्पी वलय है। सर्पी वलय मतलब इस तरीके से गोल है, ठीक है। अब आगे क्या है? ब्रूस है, B1 एंड B2। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ब्रूस लगा हुआ है सपोर्ट के लिए। यहाँ वायर के क्या लगा है? B1 एंड B2 ब्रूस। किसका बना होता है? मैंने बता दिया है, इसका बना होता है, ये कार्बन का बना होता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें काम कैसे करेगा। सबसे पहले देखिए, मान लो ये कैसी घूम रही, जनरेटर जो है, जनरेटर का जो कॉइल है वो किससे कनेक्टेड है? कॉइल मतलब कुंडली जो है, आर्मेचर जो है किससे कनेक्टेड है? मान लो टरबाइन से कनेक्टेड है। तो टरबाइन मान लो कैसे घूम रही है? इस तरीके से घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो यहाँ पे अंदर की तरफ बल लगेगा, यहाँ पे कैसे लगेगा? बाहर की तरफ। तो चलिए अब यहाँ सबसे पहले ये कौन से नियम पे काम करता है? तो कौन से नियम पे काम करता है मैंने बताया, सिद्धांत तो बता दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल लगेगा कि राइट हैंड? तो ये फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम पर काम करता है। इसके पहले वाला जो मोटर पढ़े थे वो किस में काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो ये किस में काम करता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे काम करता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करता है। दाएं हाथ के लिए सेम चीज़ ले लो, जो बाएं हाथ के लिए अपन लिए थे वो चीज़ किसके लेना है? दाएं हाथ के लिए। तो देखिए सबसे पहले इस वाले पे देखता हूँ मैं, इस वाली भुजा पे देखता हूँ। इस वाली भुजा पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है? इस तरफ है। बल कहाँ लग रहा है? अंगूठा अंदर की तरफ है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, बल अंदर की तरफ जाएगा, तो धारा कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ। तो इस वाले में धारा कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरे में देखते हैं। तो दूसरे वाले में क्या है? देखिए फिर से चुंबकीय क्षेत्र इधर ही है। अब बल कहाँ लगा है? बाहर की तरफ, आपकी तरफ लगा है। देखो और डॉट लगा है मैंने, बाहर की तरफ लग रहा है ना। तो ऐसा बल लगेगा, तो धारा कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो धारा जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इसमें धारा कैसे प्रवाहित हो रही है? इस तरीके से। तो ये यहाँ से होता हुआ यहाँ आएगा, यहाँ से होता हुआ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ धारा कहाँ से कहाँ हो रही है? B से A की तरफ फ्लो हो रही है। कहाँ हो रही है? B से A की दिशा में। और जैसे ये पलटी मारता है, मतलब पलटी मारता मतलब पलट जाता है, जो ऐसा था वो ऐसा हो जाएगा, है ना भाई? घूमेगा ना ऐसा, तो घूमेगा तो ये वाला ऐसा आ जाएगा। तो जब ये ऐसा आएगा तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली कहाँ आ जाएगी? यहाँ। तो जब जो इधर की धारा है वो इधर से घूमने लगती है, तो इधर से घूमेगी तो अगले हाफ साइकिल में क्या होगा? ये पहले अर्धचक्र में कहाँ घूम रही थी? वो B से A की तरफ घूम रही थी। तो जब ये पलट जाएगा तो पलटने के बाद क्या होगा? ये वाली स्थिति यहाँ आ गई, ये वाली स्थिति यहाँ आ गई। तो जब ये वाली स्थिति यहाँ आएगी तो यहाँ से धारा आएगी ऐसा, इसमें से होता हुआ इधर से निकलेगी। तो अब दिशा कैसी हो जाएगी? A से B की तरफ हो जाएगी, A से B की तरफ। मतलब प्रत्येक अर्धचक्र में क्या हो रही है? धारा की दिशा क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। तो ये प्रथम में हो गया, ये किस में हो गया? द्वितीय में। तो दोनों अर्धचक्र में अगर धारा की दिशा परिवर्तित हो रही है तो ये किसका नेचर होता है? AC का। AC मतलब प्रत्यवर्ती धारा का नेचर, इसलिए इसको बोलते हैं AC जनरेटर। क्या बोलते हैं? AC जनरेटर। तो अगर हर आधे अर्धचक्र में, हर अर्धचक्र में धारा की दिशा क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। इसका मतलब ये कौन सा जनरेटर है? AC जनरेटर। और धारा की दिशा अगर परिवर्तित नहीं होगी, एक ही दिशा में बहती रहेगी इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? वो DC जनरेटर हो। DC जनरेटर के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो लगा हुआ है क्या? स्लिप रिंग, स्लिप रिंग लगा हुआ है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? स्प्लिट रिंग। सर्पी वलय की जगह में आ जाएगा दिक् वलय परिवर्तक, है ना भाई? दिक् परिवर्तक जो बोलते हैं ना, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक। तो अगर ये सर्पी रिंग को हटा के अगर मैं क्या लगा दिया यहाँ पे? विभक्त वलय दिक् परिवर्तक लगा दिया, स्प्लिट रिंग लगा दिया, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा? DC जनरेटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? DC जनरेटर। बस आपको याद रखना है AC जनरेटर में क्या यूज़ होता है? सर्पी वलय यूज़ होता है, और DC जनरेटर में क्या यूज़ होता है? विभक्त वलय दिक् परिवर्तक यूज़ होता है। इस कारण से वहाँ पे धारा की दिशा परिवर्तित नहीं होगी। यहाँ पे धारा की दिशा क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं AC जनरेटर। और धारा की दिशा अगर वहाँ पे परिवर्तित नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं विभक्त वलय दिक् परिवर्तक। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? DC जनरेटर बोला जाता है। तो ये दोनों में अंतर था। समझ में आ गया? जैसे मेन पॉइंट्स क्या है मैं फिर से रिपीट करता हूँ। जनरेटर कौन सी युक्ति है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की युक्ति है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। तीसरा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पर काम करती है।
चौथा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसके प्रत्येक अर्धचक्र में धारा की दिशा अगर परिवर्तित हो रही तो कौन सी जनरेटर है, AC जनरेटर है, और धारा की दिशा अगर परिवर्तित नहीं हो रही तो कौन सी जनरेटर है, DC जनरेटर। तो ये आपका टॉपिक था DC जनरेटर और मोटर का। जितना मैंने बताया उतना कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं।